प्रणाम दोस्तों। रूबरू दिल से मेरे साथ वेद अश्विनी टंडन, आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही मार्मिक कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत हृदय को छूने वाली है। पिछले कुछ वक्त से हम लोग गद्य पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की दो कहानियों का एक संक्षिप्त वर्णन आप सबके सामने किया। एक थी हामिद और एक थी रक्षा में हत्या। ये दोनों बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित हैं। बाल स्वभाव कैसा हो। आज की कथा भी कुछ इसी तरह से है। थोड़ा सा ये विपरीत कंसेप्ट है। इसे लिखा है महान कथाकार पंडित सिया रामशरण गुप्त जी ने। आपका जन्म 4 सितंबर 1895 में हुआ और आपका निधन 29 मार्च 1963 में, बहुत ही कम उम्र में, उस हिसाब से सिर्फ 68 बरस की उम्र में आपका निधन हो गया। आप मशहूर कथाकार मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, जो राष्ट्र कवि भी रहे हैं, राष्ट्र कथाकार रहे हैं। साहित्य में बहुत नाम था इन दोनों भाइयों का, बहुत ही नाम। और इनकी मृत्यु से नो डाउट साहित्य जगत में बहुत कमी महसूस हुई। लिहाजा आज की यह कथा बहुत ही मार्मिक है, जिन्हें आपने लिखा है हृदय को बिल्कुल चीरती हुई। ये भी मनोविज्ञान पर आधारित। एक छोटा सा बच्चा 6 साल का। कथा कुछ यूं आरंभ होती है। जब सुबह 6 बजे एक 6 बरस के बच्चे शामू की नींद खुलते हैं, तो वो देखता है कि घर में कोहराम मचा हुआ है। बहुत लोग इधर उधर हो रहे हैं, बहुत भीड़ है घर में। और उसकी काकी यानी माँ, इस कथा का नाम भी काकी है। उसकी माँ फर्श पर कंबल ओढ़े हुए सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई पड़ी हुई है। बच्चा क्या जानता है? मृत्यु के रहस्य को बच्चे नहीं जानते, वो भी इतना छोटा 5-6 बरस का। लेकिन वो देख रहा है, कौतूहलवश वो देख रहा है कि घर में सब लोग थोड़ा थोड़ा रो रहे हैं। उसके बाबूजी बहुत ही परेशान हैं, रो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं और अपनी उमा को ढूंढ रहे हैं। उमा यानी काकी, शामू की माँ का नाम उमा था। बहरहाल बच्चे के प्रश्नों के उत्तर कौन दे? बहुत ही परेशान है बेचारे से, कुछ बनता नहीं है, ना रो सकता है ना कोई रिएक्ट कर सकता है, ना कुछ कह सकता है, ना कुछ समझ सकता है। कौन समझाए उसको? लोग थोड़ी देर में उसकी काकी को ले गए। हाँ, फिर बच्चे के अंदर एक थोड़ा सा कौतूहलवश एक प्रश्न पूछने की हिम्मत उसकी हुई कि मेरी काकी को कहाँ ले जा रहे हो? तो सब ने, जैसे एक बालक को मतलब भरमाया जाता है, सब ने कहा कि तुम्हारी काकी राम जी के पास गई हैं, भगवान के पास गई हैं, लौट आएंगे। अच्छा ठीक है। तो काकी चली गई। उस बच्चे को क्या पता कि उसकी काकी हमेशा के लिए चली गई, उसे छोड़कर। उमा नाम की एक बीमार, एक परेशान औरत और शामू के पिता विश्वेश्वर जी एक सीधे साधे एक बाबू नाम के
बाबू टाइप एक गृहस्थ जो बेचारे बहुत ही सोबर, बड़े गंभीर टाइप के व्यक्ति दिखाए, जो बेचारे इधर से उधर हाथ बांधे घूम रहे हैं। छोटे से बच्चे को क्या कहें, क्या जवाब दें। खैर, सारे कर्मकलाप हो गए, दाह संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ वापस आ गया। लेकिन वो बच्चा अब ना तो वो रुदन कर पा रहा है, ना कुछ कह रहा है, लेकिन चुप ज़रूर हो गया। खामोशी उसका हथियार बन गई है। वो चुप है। भोला सा मासूम 6 बरस का शामू कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। अपनी काकी की उन जगहों को देखता है जहाँ पर वो काकी की गोद में बैठता था। काकी उससे खेलती थी, उसे बुलाती थी, उसे खाना खिलाती थी, उसको पुचकारती थी, लाड दुलार करती थी। अब वो इन बातों से वो बिल्कुल महरूम हो चुका है। जब क्या होगा, काकी तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि जैसा उसे कहा गया कि काकी भगवान के पास गई है, राम जी के पास गई है, तो लौट आएगी। तो ये इतनी सी एक पॉजिटिव थिंकिंग उस छोटे मासूम के लिए बहुत थी कि आज नहीं तो कल उसकी काकी वापस आ जाएगी। खैर, ये तो बच्चे को बहलाने के लिए था। कौन वापस आया है आज तक उस जगह से? कोई वापस नहीं आया। ना काकी को आना था और ना वो आई। उस मासूम का एक दोस्त था, भोला। फर्क यह है कि वो शामू से, उस बच्चे से करीब 3-4 साल बड़ा था। तो जाहिर है वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता होगा। उसने देखा अपने दोस्त यानी शामू की हालत कि वो ना कहता है, कुछ नहीं, बोलता भी नहीं है, खेलता भी नहीं है, अपने दोस्त को बुलाता भी नहीं है वो। तो भोला बेचारा थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने शामू को कहा, शामू तुम ऐसे क्यों हो? काकी भगवान के पास ही गई है ना, आ जाएंगे। शामू कहता, वो तो ठीक है, मुझे काकी के बगैर अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अजीब लगता है। बच्चा क्या कहे, उसके पास अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है बड़ों की तरह कि भाई मेरा जी नहीं लगता, या बच्चे के पास तो उतने ही अल्फाज है ना जितनी उसकी उम्र है। बस वो यही कह सकता है कि भोला भोला भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता काके के बगैर, घर बहुत सूना लगता। पिताजी बात नहीं करते। और बाबू विश्वेश्वर हृदय से बहुत दुखी थे, लेकिन इंट्रोवर्ट इंसान थे, अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। मासूम बच्चे को क्या जवाब दें? कम बोलने वाले इंसान थे, तो बच्चों को कोई ख़ास जवाब या कोई बातचीत या कोई संवाद अदायगी उनकी ऐसा कुछ भी नहीं था उस बच्चे के साथ। इकलौता बेटा। आखिर एक दिन भोला बाहर से बड़े अच्छे मूड में आया। कहता, शामू बड़ी अच्छी खबर है। कहता, भोला क्या खबर है? मेरी काकी आ रही है। कहता, वो तो नहीं आ रही, लेकिन आ जाएगी। अब शामू बहुत खुश हुआ। कहता, क्या है? कि मैंने आज हवा में पतंग उड़ती देखी। एक पतंग जो दूर तक आकाश में उड़ रही है, एक डोर बंधी हुई है और वो पतंग उड़ते जा रही। क्या ऐसा हो सकता है कि हम भी ऊपर पतंग भेजकर भगवान जी के घर, राम जी के घर काकी को बुला लें? क्या पता पतंग काकी के पास पहुंच जाए, यानी तुम्हारी माँ के पास, और काकी उस पतंग को पकड़कर नीचे उतर जाए। तो बस ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तुम भी खुश, काकी भी खुश, मैं भी खुश। हो गया। अब ये तो सिर्फ ख्याल ही था ना, अब इसको इम्प्लीमेंट करना। अब भोला बेचारा सोच में पड़ गया, शामू सोच में पड़ गया। कहता, भोला भैया
पतंग कहाँ से आएगी, डोर कहाँ से आएगी। वो कहता ये तो इंतज़ाम तूने करना है शामू, मेरा काम था आइडिया देना, अब तूने करना है, कैसे करना है ये तू जान, लेकिन काकी आ जाएगी। अब वो मासूम भोला पंछी, मासूम शामू परेशान, क्या करे क्या ना करे। आखिर नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसके मन में एक ख्याल आ गया, जबकि वो बुरा ख्याल था। उसने सोचा अगर बाबूजी से पैसे मांगे पतंग के लिए तो ऐसे माहौल में बाबूजी तो 2-4 रफ्ते चढ़ देंगे। आ गई बाबूजी एक सख्त मिजाज आदमी हैं, बहुत कम बात करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ही सोबर किस्म के हैं। तो उसने सोचा क्यों ना बाबूजी की जेब से कुछ पैसे चुराए जाएं या निकाल लिए जाएं। यही हुआ। उसने मौका देखकर शामू ने बाबूजी की, जब बाबूजी बाहर गए तो बाबूजी की कोट की जेब में से कुछ पैसे 1-2 रुपए निकाल लिए और भोले को दिए। कहा कि भोला भैया लो, ये पैसे मैंने किसी तरह ले लिए हैं, आप इनकी पतंग और डोर ले आओ। भोला भी खुश हो गया, कहता ठीक है शामू, ये तो आधा काम हो गया, बड़ी अच्छी बात है, अब तो काकी आ जाएगी नीचे। दोनों मासूम बच्चे खुश हुए। एक तरफ से एक पाप कर्म है, लेकिन वो मासूम बच्चा ईश्वर देख रहा है, क्योंकि उसने ये मोह के वश किया है, अपनी माँ के प्यार के वश किया है, तो वो चोरी ना होए, वो कुछ और ही है, वो उसके सेंटिमेंट हैं, तो ईश्वर सब देख रहे हैं। बहरहाल पतंग आ गई। अब दोनों बच्चों के मन में ये बात कि डोर देखी तो डोर तो बहुत पतली है, अरे काकी इसको पकड़ के कैसे उतरेगी नीचे, इतनी ऊपर से, ये तो काकी तो गिर जाएगी, डोर भी टूट जाएगी। तो ऐसा करते हैं, हम एक पतली रस्सी बांधते हैं पतंग में। चलो किसी तरह रस्सी का भी इंतज़ाम हो गया, कन्ने बना दिए गया है पतंग के। अब जैसे उड़ाने को थे, एकदम से भोला, क्योंकि ज़्यादा समझ था, कहता शामू काकी को कैसे पता चलेगा कि ये पतंग उनके लिए आए हैं, वो कैसे पकड़ के नीचे उतरेंगे। भोला का शामू कहता हाँ भैया, कहते तो ठीक हो। तो एक पर्ची बनाई गई, उस पर्ची पर लिखा हुआ था, उस पर्ची पर लिखा गया काकी। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, उसके ऊपर लिखा गया काकी, और उस पर्ची को पतंग के ऊपर चिपका दिया गया। आधा काम तो हो गया। बच्चे बहुत प्रसन्न, अब आनंद फान में पतंग को किसी तरह उड़ाएंगे। रस्सी से पतंग भारी तो हो गई, लेकिन किसी तरह उन्होंने कोशिश की उड़ाने की। अब पतंग तो ना उड़ सकी, बच्चे थे, एक फिर रस्सी थी, लेकिन जिस कमरे में वो बैठे सारा इंतज़ाम कर रहे थे, पतंग में डोरी बांध रहे थे, रस्सी बांध रहे थे और कागज़ पे लिखकर चिपका रहे थे काकी, उसी कमरे में दुर्भाग्य, उनका बच्चों का दुर्भाग्य कि बाबूजी आ गए, विश्वेश्वर जी आ गए। आते ही उन्होंने कड़कदार आवाज़ में पूछा। वैसे ही वो अनमने स्वभाव के थे और पत्नी के जाने के बाद वो बहुत ही रुष्ट रहने लग गए थे, बड़े गंभीर। सबसे पहले उन्होंने भोला से पूछा, हाँ भाई, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? कहता जी कुछ नहीं, शामू ने बुलाया था। उन्होंने शामू को पूछा, क्यों भाई शामू, तूने क्यों बुलाया? अब शामू का डर के मारे बुरा हाल, क्या कहे।
कहता बाबूजी वो वो अब इतने में विश्वेश्वर जी को ख्याल आया कि उनकी कोट की जेब में से पैसे थोड़े कम हैं। उन्होंने कड़कदार आवाज़ में फिर पूछा, बात सुनो तुम दोनों, क्या तुमने पैसे चुराए हैं मेरे कोट में से? क्यों चुराए हैं? तुम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, पैसे ज़रूर तुमने चुराए। अब यहाँ दोनों बच्चों की हालत खस्ता हो गई, क्या कहें क्या न कहें। आखिर भोला क्या करता, उसने सोचा कि एक दो रैपट खाने की इसकी जगह सच बता दिया जाए। उन्होंने बाबूजी को कहा, भोले ने, बाबूजी वो शामू ने चुराए थे। क्या शामू ने चुराए थे? क्या क्यों? शामू का कान पकड़ा और धड़ के एक चपत शामू पे लगा दी। शामू का भोला सा गाल सुर्ख हो गया, आंखों से आंसू निकल आए। कह रहा, हाँ जी बाबूजी मैंने ही चोरी की थी। कहते क्या जरूरत पड़ गई तेरे को? कहता यहाँ पर भोला ने मुझे कहा था कि पतंग उड़ती है आकाश में, हम ऐसा करते हैं पतंग आकाश में भेज के ना काकी को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ बाबूजी थोड़े से चुप हुए। कहते क्या बकवास करते हो? बाबूजी ने पतंग को देखा। कहाँ है पतंग? कहते ये है पतंग। बाबूजी बहुत गुस्से में थे कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबूजी ने पतंग पकड़ी और फाड़ दी। जैसे ही फाड़ी तो वो पर्ची सामने आई, उस पर लिखा था काकी। यहाँ वो पाषाण हृदय आदमी एकदम से फफक पड़ा, अपने बच्चे को गले से लगा लिया कि मैं क्या करूं बेटा, ऐसे काके नहीं उतरते। भगवान पे पास तो गई ज़रूर है, लेकिन लौट कर ना आने के लिए। ये पतंग से काके नीचे उतरने वाली नहीं है। तूने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, ऐसा होता आकाश तो कितना अच्छा होता। मेरे बच्चे को उसकी माँ मिल जाती और मुझे मेरी पत्नी। यहाँ भोला भी यूँ देख रहा कि ये क्या हो गया। उन्होंने भोले को भी कहा कि भोला बेटा जाओ अपने घर। भोला जी तो चले गए। अब यहाँ बाबू विश्वेश्वर बहुत अनमने हृदय से अपने बच्चे को कलेजे के साथ लगाकर बोले कि बेटा मैं हूँ ना, मैं ही तेरी अब काकी भी हूँ और मैं ही काका भी हूँ। मैं माँ भी हूँ, मैं पिता भी हूँ। मैं तुम्हें माँ बाप का दोनों का प्यार दूँगा। शामू अब थोड़ा सा समझने लग गया कि ये भोला की बातों में आकर मैंने पतंग ऊपर उड़ा ली, काकी कैसे उतरती। तो यहाँ पर एक बाल मनोविज्ञान है। बच्चे मृत्यु के रहस्य को नहीं समझते, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं उससे। वो मासूम ये समझ रहा है कि एक पतंग के सहारे मेरी माँ नीचे उतर आएगी। ये कभी नहीं होना था और वो ना हुआ। हाँ, इसका एक पहलू ठीक रहा कि बाबू विश्वेश्वर पहले से थोड़े से सही हो गए। उन्होंने सोचा इस बच्चे को बहुत प्यार की ज़रूरत है, अब मैं इसे इसकी काकी की कमी नहीं महसूस होने। तो कहानी का सार यह है बाल मनोविज्ञान। कैसे बच्चे ने क्या क्या इंतज़ाम किए, पैसे चुराए, पतंग खरीदवाए, इतना दिमाग काम किया कि डोरी पतली है तो रस्सी बांधी दे। बच्चे का यहाँ तक तो दिमाग काम किया, लेकिन असली बात से वो अनभिज्ञ था कि ऐसा कभी हुआ है क्या। अब ये कौन बताए बच्चे को? बताने वाले और कोई नहीं, उसके बाबूजी भी थे,
बाबूजी ही थे और बाबूजी ने उसे सत्य बताया कि बेटा, ऐसे पतंगों से इंसान नहीं उतरा करते। वो ऐसी जगह है जहाँ इंसान एक बार चला गया वहाँ लौट के नहीं आता। आओ, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। दोनों बाप बेटा गले लगे। अब यहाँ पर शामू के दबे हुए आंसू थोड़े से बाहर निकले और वो भी जैसे इस प्रतीक्षा में था कि कब बाबूजी उसे प्यार करें, उसे गले से लगा। वो भी अपने बाबूजी के गले लग के फपक फपक के रोने लगा, कहना, बाबूजी, काके काके काके। यही शब्द जब वो बड़ा हुआ उसके कानों में गूंजते रहे, काके काके काके। कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाता है मगर माँ नहीं मिलते। माँ शब्द ऐसा है, नहीं। माँ तो समझो अपने में 5 तत्व लिए हुए है, 5 एलिमेंट्स। तो आज की ये कहानी बहुत ही सुंदर लगी होगी। मेरा तो दिल इस कहानी को बचपन में जब मैं पढ़ता था, क्योंकि ये एक इत्तेफाक है कि मैंने भी अपनी माँ को बहुत कम उम्र में, 6 साल तो नहीं, 11-12 बरस का था, तो मैंने भी अपनी माँ को खो दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये कवि लोग कितना सुंदर लिखते हैं, ये कथाकार कितनी सुंदर कहानियाँ रच डालते हैं कि हमारे हृदय में वो ताउम्र के लिए बस जाते हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसे कथाकारों को, ऐसे साहित्यिक पंडित को, पंडित सिया राम शरण गुप्त जी को मेरा नमन है। इतनी सुंदर कहानी उन्होंने लिखी। तो लिहाजा आज्ञा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। इसी तरह की एक सुंदर सी कहानी आपके लिए लाने की मैं चेष्टा करूँगा। तब तक के लिए आज्ञा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।